नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की और कहा बेनामी संपत्ति पर पीएम मोदी जरूर हिट करेंगे, वार करेंगे, इस बात का भरोसा है। एक बड़ी बात नीतीश कुमार ने कही कि 2019 में अपराजय हैं प्रधानमंत्री, कोई उनके पास भी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा दर्द, तेजस्वी के पास सफाई के लिए कुछ नहीं था, महागठबंधन में मुश्किलें बहुत ज्यादा थी। धर्मनिरपेक्षता पर नीतीश कुमार ने कहा उन्हें किसी से सर्टिफिकेट या उपदेश नहीं चाहिए। एक और बड़ी बात, 2019 में पीएम मोदी को हराना संभव नहीं। 2019 में मोदी के मुकाबले और कोई नहीं। हम सहयोगी हो सकते हैं, नीतीश कुमार ने कहा, लेकिन पिछलग्गू नहीं हो सकते। आपकी हर बात में हाँ मिलाएं, ये संभव नहीं। तेजस्वी मुद्दे पर कहा कि बेनामी संपत्ति के मामले पर तेजस्वी की तरफ से कोई सफाई नहीं आई। हमने कहा कि आप तथ्यों के साथ सफाई दीजिए, कोई मुझे धर्मनिरपेक्षता का ज्ञान ना दे। हम सेक्युलरिज्म से कोई समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने लालू प्रसाद यादव को पर भी तंज कसते हुए कहा कि मेरा कास्ट बेस नहीं है, मास बेस है। जन नेता नहीं कहा उन्होंने लालू को, जाति का नेता बताया। लेकिन सबसे बड़ी बात जो नीतीश कुमार ने कही वो साफ कि 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले में कोई नहीं है, उनकी क्षमता इतनी ज्यादा है, पीएम अपराजय है। सुनते हैं नीतीश ने क्या कहा। नीतीश जी 2019 में नरेंद्र मोदी को वापस दिल्ली की धरती पर काबिज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और आपका उसमें कंट्रीब्यूशन? कोई दूसरा नहीं काबिज हो सकता, सब पता है। मोदी जी का मुकाबला करने की किसी में क्षमता वगैरह है नहीं। तो ये बहुत बड़ा बयान नीतीश कुमार की तरफ से। सरकार बनाए बहुत वक्त उन्हें नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने बहुत साफ कह दिया कि उनका मानना है कि 2019 में भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे, उनसे किसी का मुकाबला है ही नहीं, ये कोई सवाल ही नहीं है। तो ये बड़ी बात जो उन्होंने कही कि प्रधानमंत्री मोदी अपराजय है। और हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से नदीम जावेद साहब इस वक्त जुड़ गए। नदीम जावेद जी, प्रधानमंत्री मोदी का 2019 में कोई मुकाबला नहीं है, ये वो नीतीश कुमार कह रहे हैं जो कुछ दिनों पहले तक आप लोगों के साथ थे, महागठबंधन का हिस्सा थे और निराश होकर वहां से निकले। वो तो ये भी कह रहे हैं कि 3 महीने तक अगर सब कुछ राहुल गांधी को पता था तो उन्होंने कुछ किया क्यों नहीं। और फिर वो कहते हैं इसीलिए मैं कह रहा हूं पीएम मोदी के मुकाबले में आजकल तो भूल जाइए, 2019 में भी कोई नहीं है। नीतीश कुमार जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैं भी देख और सुन रहा था और मैं बड़ी शिद्दत के साथ इस बात को महसूस कर रहा था कि दक्षिणपंथी अधिनायकवाद के साथ इतना बड़ा शख्स किस तरह से बेशर्मी के साथ खड़ा हो सकता है। 2015 का बिहार विधानसभा के चुनाव का जनादेश कोई साधारण जनादेश नहीं था। वो बिहार की चौहद्दी के अंदर चुनाव लड़ा गया था, लेकिन जो उसका राजनीतिक व्याकरण था वो पूरे देश में उसका संदेश गया था। और जो जनादेश प्राप्त हुआ था वो केवल नीतीश कुमार जी को प्राप्त नहीं हुआ था, बल्कि आरजेडी को और कांग्रेस पार्टी को भी प्राप्त हुआ था। नीतीश कुमार जी उस महागठबंधन का हिस्सा थे और जिस तरह से एक रात में वो जाकर भारतीय जनता पार्टी के विचार के साथ और उनके नेतृत्व के साथ मिल गए। हमें बड़ा अफसोस होता है कि इस तरह से वो आज मोरालिटी का लबादा ओढ़कर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से बिहार की जनता के दिए हुए जनादेश का ऑर्डिनेंस फाड़ सकते हैं, लेकिन इतने बड़े संकट का समाधान नहीं निकाल पाए। हमारे साथ आरजेडी से मनोज झा साहब मौजूद हैं। मनोज झा साहब, वो कह रहे हैं कि सेक्युलरिज्म का सर्टिफिकेट हमें कोई ना दे और 2019 में भी प्रधानमंत्री मोदी की टक्कर में कोई नहीं है। पहली चीज मैं कहूं तो आपका ये एडिटोरियल डिस्क्रिप्शन है कि आप बहस का विषय क्या लेती हैं, लेकिन जब मुझे कहा गया था तो ये कहा गया था कि हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 बजे हुई है और जो नीतीश जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस 4 बजे हुई, दोनों का समावेश करके बातचीत होगी। बहरहाल आपने उस मामले को जो बहुत ही संज्ञान वाला मामला था आपने उसको दरकिनार किया, यह आपकी चॉइस है। मैं दूसरी बात कहता हूं, सेक्युलरिज्म का सर्टिफिकेट कोई नहीं दे सकता, मैं मानता हूं वो सेक्युलरिज्म के सर्टिफिकेट के लायक भी नहीं है। जो व्यक्ति 15 दिन पूर्व तक संघ मुक्त भारत की बात करता था, आज वो संघ युक्त बिहार बनाने चल पड़ा। एक हर मैंडेट का, मैं बार बार कह रहा हूं, आपके चैनल को एक्सक्लूसिव कहा था कि हर मैंडेट का एक चरित्र होता है। मोदी जी को जो 14 में मैंडेट मिला उसका एक चरित्र था। इस मैंडेट का चरित्र था कि प्रगतिशील वर्ग, पिछड़ी, अत्यंत पिछड़ी, दलित, महादलित और अकलियत के लोग, वो हे राम वाला मैंडेट था, जय श्री राम वाला मैंडेट नहीं था। इतनी समझ नीतीश जी को, इतनी संवेदनशीलता अगर नहीं है। नीतीश जी तो कह रहे हैं कि सेक्युलरिज्म की आड़ में संपत्ति अर्जित करना क्या सेक्युलरिज्म का मतलब है? मनोज झा साहब, आप तो बहुत समझदार है, वो तो सीधा सवाल पूछ रहे हैं ना कि सेक्युलरिज्म मतलब क्या, संपत्ति अर्जित करें, भ्रष्टाचार के मामलों पर चुप्पी साध के रखें, वो पूछ रहे हैं आपसे।
अब मैं आपको सवाल का जवाब दे दूं। अब मैं बहुत सारी चीजें मैं भी सार्वजनिक नहीं करना चाहता। जब डिप्टी सीएम मिले तो कहा गया कि इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं, यार समझा दो। समझाने पर भी बात आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हुई, प्रेस में भी हुई बातें, तमाम चीजें हुई। समझा दो किसको? अगर मैं एक विश्वविद्यालय में शिक्षक हूं और मेरी आय का स्रोत कोई जानना चाहता है तो कौन सी एजेंसी है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, एबीपी न्यूज नहीं हो सकता। और एक महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो कहते हैं नीतीश जी कि 2019 में मोदी जी के पास भी कोई नहीं है। याद करिए आप सब 2004 शाइनिंग इंडिया। इस बार मोदी जी का विरोध सिर्फ राजनीतिक दल नहीं करेंगे, जिग्नेश मेवानी भी करेगा, जेएनयू के छात्र करेंगे, गांव का गरीब गुरबा दलित करेगा, रोहित वेमुला की हत्या से जो लोग परेशान है वो होंगे। राजनीतिक दल तब्दीलियां नहीं लाते हैं, लोग तब्दीलियां लाते हैं। राजनीतिक दल माध्यम होते हैं। मनोज जी को मैं सिर्फ इतना मनोज जी नीतीश जी कह रहे हैं कि जो आपके नेता हैं वो तो जाति के नेता हैं, जो खुद को वो जन नेता बता रहे हैं। एक मिनट, मैं एक बात आप लोगों से आग्रह करता हूं, आप पूरा डेटा ले लो सीएसडीएस से और एनालाइज कर दीजिए। जो लोग लालू जी को मुसलमान और यादव का नेता बता रहे हैं, वो ये भूल जाते हैं कि ये आदमी मूलतः गरीब का नेता है, अत्यंत पिछड़ों का नेता है। फिर आपके साथ जिन्होंने 20 महीने तक सरकार चलाई, नीतीश कुमार, 2 महीने में अब वही कह रहे हैं कि ये जन नेता नहीं जाति के नेता है। अब वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जी मेरा तो काम करना ही दूभर हो गया था। मेरे साथ यहाँ पर नलिन कोहली भी मौजूद है। नलिन कोहली जी, मनोज जी ये कह रहे हैं कि 2004 में भी इंडिया शाइनिंग की बड़ी बात कही गई थी, पर देखिए उसका हश्र क्या हुआ। फील गुड की बात हुई थी, वो भी उल्टा पड़ गया। तो कह रहे नीतीश तो अब पाला बदल चुके हैं, तो वो 2019 में प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ भी अगर करे तो क्या जनता उससे मानेगी? इस पर आपकी त्वरित प्रतिक्रिया नलिन। तीन बातें कहेंगे। पहली बात है कि जनादेश जो बिहार का भी था, जैसे देश में एक विकास के नारे पे था और भ्रष्टाचार मुक्त राज्य के लिए। अब जहां पर अगर सरकार के अंदर ही लोगों के ऊपर में भ्रष्टाचार की बातों को स्पष्टीकरण नहीं आए, मनोज जी कहते हैं किसको स्पष्टीकरण देना है? बड़े स्पष्ट रूप से कि भाई आपने तेजस्वी यादव को सुना, उन्होंने कहा मैं तो 13-14 साल का बच्चा था। तो जिन्होंने किया समझाए, सर्टिफिकेट एकमात्र लालू जी ने दिया, बाकी सब दिखा रहे हैं कि हजारों लाखों करोड़ों रुपए की उनकी संपत्ति बन गई है। कहीं 5,000 में मकान, कहीं 1 करोड़ में 50 करोड़ का मकान। तो ये तो गंभीर प्रश्न थे। दूसरी बात उन्होंने कहा 2019 को लेके उतनी ही गंभीर एक बात और गई कि देखिए कौन कौन साथ में जुड़ेंगे। एकमात्र राजनीतिक दल नहीं, उन्होंने कहा जेएनयू के छात्र। हम तो मानते हैं कि मोदी जी के विरोध में वो जो सारे चाहते हैं भारत के टुकड़े हो जाएं, जो कहते हैं कि अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है, जो इस बात की बातें करते हैं। अगर मनोज झा जी को लगता है कि देश को बदलने का जो आइडिया ऑफ इंडिया होना चाहिए ये है, जो हमें हमारे संविधान की बिल्कुल विरुद्ध है, तो वो उनका स्वागत है। लालू जी और उनकी पार्टी उनके साथ जुड़ जाए। मैंने टोका नहीं, मैं बात पूरी कर लूं। तो ये उनका अधिकार है। हम चाहते हैं कि ऐसा लोग मोदी जी, भाजपा सबका विरोध करें, क्योंकि हम देश के टुकड़े होने नहीं देंगे। और हम कतई नहीं मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है कातिल है जब वो फांसी की सजा सुनाती है किसी एक व्यक्ति के लिए जो आतंकवाद में घिरा हुआ है। अब आइए तीसरी बात, मोदी जी के कद को लेकर जो बात आई, आप ये बड़ी सामान्य बात है। अगर आप देखें जो कार्य हो रहा है, जो अति पिछड़े गरीब दलित किसानों के लिए जो बात बाकी करते हैं, वो सब बात करते हैं पार्टियां, मोदी जी करके दिखाते हैं। हर वर्ग के लिए कुछ हो रहा है। यदि जनता को ये ठीक नहीं लगता तो ये बताइए कि देश में भाजपा को वोट मिल रहे हैं सारे चुनाव। नहीं नलिन साहब, देखिए अभी तो बिहार में पलड़ा आपका भारी भी है, पुराने दोस्त साथ आ गए हैं, एनडीए की सरकार एक बार फिर से बन गई है। तो जो बातें आप कह रहे हैं जाहिर सी बात है, अभी तो पलड़ा आपका बिहार में पूरी तरह से भारी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमारे साथ जेडीयू से राजीव रंजन जी भी जुड़ गए। राजीव रंजन साहब, देखिए नीतीश कुमार आज ये कह रहे हैं कि 2019 में उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कोई भूमिका नहीं बनाई। उन्होंने सीधे कहा प्रधानमंत्री मोदी अपराजय हैं, पास भी कोई नहीं आ रहा उनके, वो पीएम हैं 2019 में। अब हम जानते हैं कि कल जो अल्पसंख्यक मंत्री हैं उनके साथ पूरा मामला क्या हुआ था। जय श्री राम के मुद्दे पर उनको सभा में बुला दिया गया, उनको माफी मांगनी पड़ी। तो सर ये क्या है? ये पाला बदलने के बाद, साइड चेंज करने के बाद कोशिश है कि दोनों जो पक्ष हैं उनको संतुलित करके रखा जाए। और आज जो नीतीश जी ने बयान दिया है, कल जो अल्पसंख्यक मंत्री ने जो कहा, ये दाव कहीं उल्टा तो नहीं पड़ जाएगा? ग्राउंड रियलिटी है।
अगर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी अपराजेय हैं 2019 के चुनाव में, नहीं नेहा जी, मैं समझता हूं अभी आपने सभी दलों के प्रवक्ताओं की बात सुनी है और नीतीश कुमार जी देश की राजनीति पर जो 40 वर्षों का संसदीय जीवन है और जो उन्होंने देखा है देश को, उसके आधार पर उन्होंने जमीनी सच्चाई को बयान किया है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो फैसले लिए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, वो आज जन जन तक पहुंचे हैं। उन फैसलों की जो असर है वो लोगों पर दिखता है, चाहे वो नोटबंदी का सवाल हो, सर्जिकल स्ट्राइक का सवाल हो, जीएसटी का सवाल हो। इन सवालों ने हिंदुस्तान में जनमानस पर एक गहरी छाप छोड़ी है। और फिर भी एक और जहां तक बिहार का सवाल है, अभी काफी बिंदुवार उन्होंने हर सवाल पर अपनी बेबाक राय रखी है। देखिए, सबसे पहली बात है, उन्होंने जो सवाल जो बात कही वो उनके निजी राय को उन्होंने वापस लिया और उसके लिए उन्होंने माफी मांगी। लेकिन हमारा ये मानना है कि एक लोकप्रिय जननेता हैं और उन्होंने निर्वाचन क्षेत्र में जिस तरह से काम किया है वो एक रोल मॉडल हैं जनता के बीच काम करने वाले राजनेता के तौर पर। लेकिन कहीं ना कहीं इस देश की जो विरासत और परंपरा है, जो बहुरंगी संस्कृति है, अगर किसी संप्रदाय या धर्म विशेष के लोगों की भावनाएं आहत हो तो जनहित में ऐसी बातों पर अगर उन्होंने सार्वजनिक रूप से शब्द है माफी ना, मांगी ये है, बहुत कुछ करवा तो जाता है। देखिए, ये नीतीश नहीं। कुमार ही थे जो कह रहे थे कि गंगा मैया अपने बेटे को ढूंढ रही है, अच्छे दिन खोजने से नहीं मिल रहे हैं, डीएनए की बात हुई थी और अब देखिए सब ठीक हो गया है। हवा नहीं बह रही, ब्लोअर है, ब्लोअर की हवा। बिहार में पुराने साथी के साथ नई सरकार बनाने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज मीडिया से बात की। कई मुद्दों पर उन्होंने बात की। उन्होंने बताया किस तरह से जो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ उनका मैच फिक्स्ड था, ऐसा नहीं था। परिस्थितियों की वजह से सब कुछ तेजी से बदला। महागठबंधन में उनका दम घुट रहा था। उनके पास जब विकल्प नहीं बचा तो उन्हें बीजेपी के साथ सरकार बनानी पड़ी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही, कभी पीएम मटीरियल के तौर पर जाने वाले नीतीश कुमार विपक्ष के खेमे से आज ये कहते हुए नजर आए कि 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देने की क्षमता किसी में नहीं है। सुनिए उनका बयान। नीतीश जी, 2019 में नरेंद्र मोदी को वापस दिल्ली की धरती पर काबिज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और आपका उसमें कंट्रीब्यूशन? कोई दूसरा नहीं काबिज हो सकता, सच बता। मोदी जी का मुकाबला करने की किसी में क्षमता वगैरह है नहीं। आज सेक्युलरिज्म के मुद्दे पे भी जमकर वो बरसे, क्योंकि जब से महागठबंधन खत्म हुआ है तब से लगातार उनके पुराने साथी उन पर इसी को लेकर हमला बोल रहे हैं। नीतीश कुमार ने कहा उन्हें सेक्युलरिज्म का सर्टिफिकेट किसी से नहीं चाहिए। के मामले में आपका क्या रवैया? और हम जानते थे अगर दूसरा निर्णय लेंगे तो लोग कहेंगे महागठबंधन था और सेक्युलरिज्म की बात तो मैंने हाउस था, उस जुम्मे का दिन था, इसलिए समय नहीं था। हमने संक्षेप में ही जो जरूरी बातें थी हमने कर दी। सेक्युलरिज्म एक विचार है और हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। तो हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। अरविंद मोहन जी, मैं एक प्रतिक्रिया आपसे चाहूंगी। जो विपक्ष की तरफ से एक वक्त, स्पेशली जब महागठबंधन बहुत बड़े मत से जीतकर बिहार में आया, उसके बाद ये कहा गया कि अगर पीएम मोदी को कोई टक्कर दे सकता है विपक्ष की तरफ से तो शायद वो नीतीश कुमार हो। नीतीश कुमार अब एनडीए का हिस्सा है और वो कह रहे हैं भूल जाइए आप, 2019 में प्रधानमंत्री मोदी के पास तक आने की किसी में क्षमता नहीं है। देखिए, अगर इस बयान को और बिहार में सरकार बदलने को जोड़ें तो मुझे लगता है कि नीतीश जी एक थकान महसूस कर रहे हैं और बिहार से और सरकार चलाने से मन भरा हुआ उनका लग रहा है। वो इसके ऊपर जाना नहीं चाहते हैं। ये बयान अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है कि मोदी से लड़ने की क्षमता किसी में नहीं है। और ये उस आदमी का बयान है जिसने 3 दिन पहले पाला बदल के सरकार बदला है और मोदी जी के साथ गए। वो कई बातें बोल रहे थे, तो अब हम वहाँ नहीं हैं तो इसलिए उनको ऐसे नहीं टोक सकते। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी को 3 साल में लालू यादव परिवार का भ्रष्टाचार समझ में आ गया और पकड़ने का होश आ गया, जिसमें उन्होंने ईडी और सीबीआई सब कुछ करा लिया, तो 12 साल से नीतीश कुमार को अगर ये मालूम है कि सेकुलरिज्म की चादर ओढ़ के लालू यादव या उनका परिवार या बिहार का कोई भी परिवार, मैं कहूँ बिहार के दायरे में अगर प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त इस लेवल पर हो रही है तो एक एफआईआर भी बिहार सरकार की तरफ से क्यों नहीं? राजीव रंजन साहब, इसका जवाब आप देंगे? ये सवाल तो पूछे जाएंगे। उन्होंने भी तो 20 महीने सरकार चलाई है।
नहीं 12 बरस से चला रहे हैं, ये 20 महीने का नहीं है, 12 बरस से बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है। 12 बरस में अगर उनको लालू यादव परिवार का एक भी भ्रष्टाचार नहीं दिखा तो कुछ अफसरों को पकड़ लेना, अफसरवादिता नहीं है तो और क्या है? मोदी ने ये भी कहा था कि ये कागज तो वही हैं जो नीतीश कुमार ने दिए थे। ठीक है, राजीव रंजन जी, इस पर आपकी प्रतिक्रिया। अगर निश्चित तौर पर देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि भ्रष्टाचार के सवाल पर नीतीश कुमार जी ने जो फैसले बिहार में लिए, एक राज्य सरकार ने जिस तरह से स्पेशल कोर्ट्स बनाए, जिस तरह से ट्रैप केसेज हुए, सरकारी विद्यालय खोल दिए गए, उन अधिकारियों के जो बंगले जब्त हुए जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप थे, लालू यादव तो ये लगातार भ्रष्टाचार और अपराध नीतीश कुमार लालू यादव परिवार के भ्रष्टाचार क्या वो नहीं जानते थे? और 12 साल सरकार में रहने में उनको ये जरूरत नहीं महसूस हुई कि इस पे अटैक करें, और मोदी जी को 3 बरस में जरूरत महसूस हो गई, तो इस पे जवाब दीजिए, आप अधिकारियों को बताइए। ठीक है राजीव रंजन साहब, ठीक है, सीधा जवाब सर, बोलिए। अरविंद, थोड़ा धैर्यशील होइए, पहले मेरा जवाब तो सुन लीजिए। अरविंद मोहन जी, आपके सवाल ज्यादा होते हैं और जवाब सुनने का धैर्य नहीं होगा। नहीं, मैं लगातार देख रहा हूं, आप कई बार ये सवाल उठाते हैं। राज्य सरकार ने जो आर्थिक अपराध इकाई बनाई और जो, देखिए सबसे पहली बात है कि पैनल में मैं एक्सपर्ट्स की राय का सम्मान करता हूं, लेकिन राज्य के तरफ से अगर कोई सवाल आपने पूछे हैं उनका जवाब बिंदुवार ले लीजिए। भ्रष्टाचार को लेकर के नीतीश कुमार जी के बारे में किसी भी सवाल पर सफाई की जरूरत इसलिए नहीं है कि उन्होंने जो राज्य सरकार की सीमाएं थी भ्रष्टाचार के नियंत्रण के लिए, उन्होंने स्पेशल कोर्ट्स बनाए, ट्रैप केसेज हुए, आईएएस और आईपीएस अधिकारियों तक को जेल जाना पड़ा, कई ऐसे अपराधियों की संपत्ति जब्त हुई जिनके बारे में कहा जाता था कि उनके पास पुलिस कभी पहुंच नहीं पाएगी, बड़े रसूख वाले लोग जेल के पीछे भेजे गए। और इसलिए नीतीश कुमार जी और केंद्र सरकार के बीच जो आपराधिक इकाइयों को लेकर, आपराधिक मामलों को लेकर के जो राज्य सरकार की भूमिका है, वो आर्थिक अपराध के मामले में राज्य सरकार की सीमाएं हैं। जो ईडी कर सकती है या जो काम सीबीआई कर सकती है, राज्य सरकार अपने आर्थिक अपराध इकाई के लिए आर्थिक मामलों में जो सीमा है उसका अतिक्रमण नहीं कर सकती। आज भी नीतीश कुमार जी ने कहा कि 5 करोड़ रुपए की जो सीमा है उसको बढ़ा दीजिए। ठीक है सर, मैं समझ गई, मेरे साथ और मेहमान भी हैं। हालांकि अरविंद मोहन जी आपकी बात से संतुष्ट नहीं है, लेकिन आपने कहा जो काम केंद्र सरकार लालू परिवार या जिन पर आरोप लगे उनके खिलाफ कर सकती है, वहां पर राज्य अपनी भूमिका नहीं निभा सकता। मनोज जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अब इससे तस्वीर तो नीतीश कुमार यही बना रहे हैं कि सोचिए आपने इतना परेशान कर दिया था कि वो सिर्फ तथ्यों के साथ सफाई मांग रहे थे और आप वो भी देने को तैयार नहीं थे। आज सेक्युलरिज्म पर आपकी पार्टी उन पर जोरदार प्रहार कर रही है, पर वो पूछ रहे हैं कि संपत्ति अर्जित करके उसके बारे में जनता को सफाई ना देना, क्या यही सेक्युलरिज्म है? देखिए, हम फिर बहस करेंगे इस पर। जिन चीजों को सफाई देने के लिए कह रहे थे उन्होंने ये भी कहा कि मुझे नहीं बता दीजिए, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमने की। खैर इस मसले पर इसलिए नहीं कि सब जुडिस मैटर और सारी चीजें दूध का दूध पानी का पानी होंगी। मेरा एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जब आप कहते हैं कि अपराजय हैं मोदी जी, तो मैं एक बात बता दूं, हम इतिहास के छात्र हैं। एक कहावत है, लेनिन और नो लेनिन, रेवोल्यूशन वाज एमिनेंट, और वो उस थियरी को हम मानते हैं। हमें कारक बनाने होंगे, वो तथ्य पैदा होंगे। और जब ननिल भाई ने सेलेक्टिवली चुन लिया जेएनयू, साहब जेएनयू से इतना परेशान मत होइए, उसी से हम सब निकले हैं। और हम तो कम से कम नहीं चाहेंगे कि विश्वविद्यालय में टैंक एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति का हिस्सा हो जाए। रोहित बेमुला, सहारनपुर, मंदसौर, ये सारे ऐसे घटनाक्रम हैं कि इनके तथाकथित जो कहते हैं अपराजय तेवर को ध्वस्त करके रख देंगे। मुझे दुख इस बात का है, अब हम जब कोई गठबंधन में नए सहयोगी तलाशेंगे ना, हमें सबकी आस्तीन चेक करनी होगी। न जाने किसने आस्तीन में क्या छुपा रखा है। नीतीश जी ने हार की जीत वाली कहानी, बाबा भारती वाली, राजीव रंजन साहब एक बहुत संक्षेप में टिप्पणी, बहुत बड़ा हमला बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं सबकी आस्तीन हमें चेक करनी पड़ेगी, तो आपको दावे क्योंकि आगे कहीं गठबंधन बनेगा तो नीतीश कुमार और जेडीयू का नाम आएगा। वो आस्तीन चेक करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के ओर के साथ सरकार बनाने का सवाल एक तरफ है, लेकिन अगर भ्रष्टाचार को लेकर के इनकी प्रतिक्रियाएं केवल इस तरह से आएंगी तो ये समाधान नहीं है जो बिहार की जनता के मन में शंकाएं हैं। हमारा ये मानना है कि कफन में
जेब नहीं होता, ये भी नीतीश कुमार जी ने कहा था। और ये संकेत इन्हें दिया गया कि आप समझ लीजिए कि पैसे और वैभव विलासिता की कोई सीमा नहीं है। अगर आप जनता के सामने सिद्धांतों की प्रतिबद्धता के सवाल पर, सेक्युलरिज्म के सवाल पर केवल अगर कोई उसकी आड़ में आप संचय की प्रवृत्ति से उबर नहीं पाएंगे, तो सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार को लेकर जनता की जो अपेक्षाएं हैं, जिसकी कसौटी पर नीतीश कुमार जी बराबर खरे उतरे हैं, आज सवाल उठने लगे थे उनके ऊपर, और इसलिए उन्होंने ये निर्णय लिया। ठीक है सर, मैं समझ गई आपकी बात। हम यहाँ पर ज्यादातर किसकी कमीज ज्यादा उजली, किसकी दागदार, इसके बीच फंसे मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप जी भी मौजूद हैं। प्रदीप जी, देखिए सवाल यहाँ पर इसीलिए अहम है, नीतीश कुमार अब एनडीए का हिस्सा है, लेकिन वो एक बहुत बड़े चेहरे के रूप में रखे जा रहे थे कुछ दिनों पहले तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टक्कर में। कम से कम विपक्ष यही मन बना रहा था। अगर आज वही बीजेपी का साथ लेकर ये कहते हैं कि आप भूल जाइए 2019 में पीएम मोदी अपराजय हैं, क्या ये बहुत बड़ा झटका नहीं है विपक्ष की रणनीति को और विपक्ष के ऐसे किसी भी गठबंधन को जो वो पीएम मोदी के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश कर रहा हो? अभी क्रांति और लेनिन की बात कर रहे थे मनोज झा जी, और उससे पहले नीतीश कुमार के भाजपा के साथ आने के पहले के बयान देखिए। मनोज झा जी ने कहा कि हमें वो कारक पैदा करने होंगे। यही बात नीतीश कुमार कई महीने से कह रहे हैं कि आपको अपना एक एजेंडा सेट करना होगा। आज भी उन्होंने कहा कि रिएक्टिव होने से काम नहीं चलेगा। बात यह है कि क्या विपक्ष के पास नरेंद्र मोदी और बीजेपी का जो एजेंडा है उसके जवाब में कोई एजेंडा है, कोई नीति सिद्धांत है जिस पर लड़ सकें? वो दिखाई नहीं देता। वो लगातार इस बात को कहते रहे कि विपक्ष को जो है अपना एजेंडा सेट करना चाहिए, तो उनको दिखाई दे रहा था कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी का जो एजेंडा है उसकी स्वीकार्यता देश में बढ़ती जा रही है। और नदीम जावेद साहब, जो बात प्रदीप जी यहाँ पर कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये बात नीतीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कही कि राहुल गांधी कहते हैं उन्हें 3 महीने पहले पता था, तो फिर वो नीतीश कुमार से किस संदर्भ में मिल रहे थे? वो तो कह रहे हैं वो राहुल गांधी के पास जाकर आज भी उन्होंने तारीफ की कि जिस तरह से उन्होंने ऑर्डिनेंस को फाड़ा था राहुल गांधी ने, वो हिम्मत महागठबंधन ना टूटे, चीजें ठीक हो, इसके लिए राहुल गांधी क्यों नहीं दिखा पाए? न देखिए, कांग्रेस पार्टी की स्पष्ट राय थी और 2015 में भी जब महागठबंधन बना था तो श्री राहुल गांधी जी ने और श्रीमती सोनिया गांधी जी ने पूरा प्रयास किया कि यह महागठबंधन बने और यह महागठबंधन चले, और उसको चलाने के लिए भी अंतिम समय तक कांग्रेस के जो राज्य का नेतृत्व था या राष्ट्रीय नेतृत्व है उसने पूरी जिम्मेदारी के साथ काम किया। लेकिन जो मूल बात है 2019 को लेकर, जो जिस राजनीतिक विमर्श पर इस देश की भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी पूरे राजनीतिक विमर्श को ले जाना चाहती है, मैं समझता हूं उस पर क्वेश्चन मार्क उठाना या सवाल उठाना ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। और ठीक कहा मनोज झा जी ने, अगर जेएनयू का सवाल होगा, अगर रोहित वेमुला का सवाल होगा, अगर सहारनपुर का सवाल होगा या हिंदुस्तान के किसान और मजदूर का सवाल होगा, अकलियतों का सवाल होगा, तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है मुख्य विपक्षी दल होने के नाते कि इन सवालों को हम उठाएंगे। ठीक है, हमें एक राजनीतिक अल्टरनेटिव भी खड़ा करने की जरूरत है और उस पर हम कोशिश भी करते हैं, लेकिन जो सत्ता पक्ष के द्वारा जिस तरह से एक खास तरह के विचार के जरिए पूरे देश में एक वातावरण खड़ा किया जा रहा है, हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है और हमारे सहयोगी दलों की भी जिम्मेदारी बनती है कि न सिर्फ उस पर रिएक्ट करें, सर सहयोगी तो कम होते जा रहे हैं क्योंकि सहयोगी कह रहे हैं एजेंडा नहीं दे रहे आप सिर्फ रिएक्ट करते हैं। नलिन मेरे साथ यहां पर मौजूद है। नलिन, एक बात बताइए, जनता की अदालत में तो ये सवाल भी पूछा जाएगा ना कि पिछले कुछ दिनों में, सालों में, महीनों में ये नीतीश कुमार ही हैं जो पाकिस्तान को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को कहते थे कि अब आप प्रेम पत्र लिखना बंद कर दीजिए, पीएम साहब कुछ ठोस कीजिए। जब गंगा मैया की बात आई तो उन्होंने कहा हम बनारस गए और गंगा मैया अपने बेटे को खोज रही है। डीएनए के ऊपर किस तरह से पीएम मोदी और नीतीश कुमार के बीच संग्राम हुआ, अब महागठबंधन में खटपट हुई तो वो पाला बदलकर आपके पास आ गए। जनता सब जानती है, क्या वो ये सवाल नहीं पूछेगी? जरूर पूछे, इसमें कोई हर्ष भी नहीं है, क्योंकि हर पार्टी, हर नेता का एक अधिकार है कि वो अपनी बातें जो रखना चाहे रखे। लेकिन ऐसा भी नहीं होता कि एक विचार पे, कई विचारों पे व्यक्ति जो है टिका रहे या टिके रहे या उनके विचार ना बदले। लेकिन कुछ ऐसे विचार होते हैं जो लगातार चलते हैं, जैसे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई। या तो आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं, आप ये नहीं कह सकते थोड़ा लड़ रहा हूं थोड़ा नहीं लड़ रहा हूं। तो बिहार में जो सरकार बदली है, इस मुद्दे पे भाजपा और नीतीश जी एक होते हैं। यदि विकास की हम बात करें तो उनका एजेंडा हम साझे रूप से पहले भी थे,
जब वो आरजेडी सबके साथ गठबंधन में थे तब भी विकास उनका एजेंडा रहा, भाजपा का भी एजेंडा वही है। तो विकास और बिहार की प्रगति हो, इसमें हम दोनों की बात मेल खाती है। अलग अलग पार्टियां, अलग अलग विचार हो सकते हैं। सार्वजनिक रूप से जब हम चुनाव में लड़ते नहीं लड़ते हैं, साथ आमने सामने होते हैं, बहुत पार्टियां अपने पूरे बयानबाजी कहते हैं, अपनी बात रखते हैं जनता के सामने, लेकिन चुनाव खत्म होते होते वो बातें चुनाव तक सीमित रह जाती है, क्योंकि गठबंधन कई बार चुनाव के बाद ऐसी परिस्थितियों में बनती है जो दो पार्टियां नहीं साथ हो सकती थी, लेकिन सरकार बनाने की आवश्यकता से साथ हो जाते हैं। चुनावी फायदा ही है ना, हम सीधे सीधे से कहें कि ये चुनावी फायदा, नफा नुकसान, बस वही है। मैं एक वाक्य जोड़ रहा हूं, एक वाक्य जोड़ रहा हूं, एक वाक्य कह रहा हूं, एक वाक्य मेरा रह गया है, एक वाक्य रह गया। नहीं, मैं एक वाक्य कह रहा हूं। देखिए, चुनाव जो होता है जनता तक अपनी बात रखना, जनता जनादेश देती है और जनादेश का सम्मान करना सबके ऊपर है। यदि फ्रक्चर्ड मैंडेट आता है तो इसीलिए तो साझे सरकार बनते हैं। आप थोड़ी ना कह सकते मैंने इनको ऐसे कहा, और कई बार 22-22, 23-23 पार्टियां बनी है, आज भी 24, 25, 26 पार्टियां जो है एनडीए के भाग है। तो इसीलिए ये सबको परिप्रेक्ष्य में देखें। अब आइए, जो मनोज जी ने कहा जेएनयू को लेके, हमारे जेएनयू से कोई लड़ाई नहीं है, वो तो विश्वविद्यालय, प्रसिद्ध विश्वविद्यालय, लेकिन उसमें जो सोच है, जो हम लेनिन की तरह क्रांति लाएंगे, भारत के टुकड़े करेंगे, उसके साथ राहुल जी खड़ा होना चाहे जरूर हो। अफजल, हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, मनोज जी खड़े रहे, क्योंकि उनकी भाषा वही है, हम क्रांति चाहते हैं। इन लोगों के मनोज साहब, आप मुस्कुरा रहे हैं, पर आपको लग रहा है कि यही फर्क है, यही फर्क हो रहा है कि जब बीजेपी और एनडीए अपनी बातों को जनता के बीच रख रहे हैं तो वो उसे इस तरह रख रहे हैं, जिसे नीतीश कुमार भी अब अपना समर्थन दे रहे हैं और कह रहे हैं आप सोचिए समझिए, आप रिएक्टिव होते रहिए विपक्षी पार्टियां, लेकिन आप ऐसा कोई एजेंडा नहीं रख पा रहे हैं जो ऐसा ऑल्टरनेट एजेंडा हो जिस पर देश की जनता वोट करे आपको। और इसीलिए नीतीश ने रास्ते अलग किए, कई कारणों में से एक कारण यह भी। बस एक सेकंड, एक सेंटेंस में बोलूंगा। प्रदीप भाई एक बात कह रहे थे कि नीतीश जी ने यह कहा, मैं आपको सच बताऊं, टेलीग्राफ, ट्रिब्यून, दैनिक भास्कर, मैंने जनवरी के महीने से लगातार ओपन लेटर टू अपोजिशन लीडर्स लिखा, अपने दल को भी क्रिटिक किया और हम सब उस पर चर्चा कर रहे हैं। रही बात दूसरी, मैं फिर कहूंगा कि एक बार संकीर्ण दायरे से निकलिए नलिन भाई। जेएनयू में जो हुआ, जो जिसका जिक्र आप करते हैं, उसके पक्ष में हम में से कोई खड़ा नहीं हुआ, लेकिन हम विश्वविद्यालय में टैंक रखने को राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं मानते। हम रोहित वेमुला के कत्ल की इजाजत नहीं देते हैं। हम सहारनपुर में दबंग जातियों द्वारा दलितों पर अत्याचार पक्ष में नहीं खड़े हो सकते हैं। हमारी गलती यही है कि पोस्ट ट्रुथ में झूठ ज्यादा चलता है, सच बेचारा जूता पहनता रहता। नहीं, सही बात है। बिहार की जनता भी जो पूरा तेजस्वी का प्रकरण रहा उसमें सच्ची को खोजती हुई रही है और शायद यही वजह है कि महागठबंधन जो है उसकी ये हालत हुई। एक मिनट हो सकती है, हम भी रोहित वेमुला के मृत्यु विजय, मैं आपसे जानना चाहूंगी, देखिए एक बयान मुजफ्फरपुर की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने दिया था और नीतीश कुमार के डीएनए पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार के डीएनए में ही दोष है। नीतीश कुमार ने उससे पूरी बिहार की जनता के साथ जोड़ते हुए कहा था कि मेरा वही डीएनए है जो हर बिहार वासी का डीएनए है। उसके बाद किस तरह से डीएनए के सैंपल्स भेजे गए थे हमने वो देखा। आज वही नीतीश कुमार कहते हैं कि 2019 में पीएम मोदी की टक्कर में कोई नहीं है। भाई जो डीएनए की बात कर रहे थे, अब सब एनडीए में आ गए हैं। और दूसरी बात है कि राजस्थान में कहावत है कि जिसकी खाए बाजरी उसकी लगाए हाजिरी। तो जिसकी बाजरी खा रहे हैं उसकी हाजिरी लगाना सारे नेताओं का एक तरह से हम कह सकते हैं कि आजकल एक प्रिय शगल है। और दूसरी जो बात है कि प्रधानमंत्री के लिए कह रहे हैं कि मोदी जी की मुकाबला करने की किसी के पास कोई क्षमता तक नहीं है, तो उसमें दो चीज़ें हैं। विपक्ष के पास एक नेता होना चाहिए, एक मुद्दा होना चाहिए। विपक्ष के पास अभी नेता नहीं है। नेता की बात चलो बाद में भी हो जाएगी, लेकिन जो नीतीश भी कहते रहे कि मुद्दों को लेकर कम से कम आपका एक नैरेटिव जैसा होना चाहिए, वो रूप भी सामने नहीं आया। मुद्दे बहुत सारे मोदी सरकार ने दिए हैं, लेकिन उन मुद्दों को सामूहिक रूप से मिलकर विपक्ष उसे भुना नहीं पाया। सहारनपुर की बात हो रही है, सहारनपुर में 29-30 साल का एक दलित लड़का इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर देता है जितने दूसरे दलित नेता नहीं खड़े कर पाते। तो फिर ऐसे में देखिए ना, फिर कैसे मुकाबला होगा। और मनोज झा साहब, आप इस पे कुछ कहना चाहते हैं, अपनी बात रखिए, लेकिन ये भी बताइए, जनता की अदालत सबसे बड़ी होती है, वहां वोट के माध्यम से जो जनादेश मिल रहा है उसका भी तो सम्मान करना होगा ना। देखिए, मैं यही बात सबसे पहले आपको कहूं, हालांकि मैं विजय भाई की बात से सहमत हूं, कार्यक्रम होना चाहिए, लेकिन किन कार्यक्रमों के आधार पर
नीतीश जी खफा हुए हैं, वो भी जानते हैं। हम सिर्फ आपको ये कहना चाहते हैं कि जनादेश जो बिहार का था उसका एक चरित्र था, सब जानते हैं। अरविंद जी से पूछिए, विजय जी से पूछिए, दलित, महादलित, पिछड़े, अत्यंत पिछड़े, अकलियत और प्रगतिशील सवर्ण समाज, वो सब बंच ऑफ थॉट के खिलाफ आया था। आप याद कीजिए भागवत जी का बयान। हम इसलिए बार बार कह रहे हैं नीतीश जी चुनाव करवा लेते, हम देखते, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? आपने हे राम वाले मैंडेट को जय श्री राम की गोद में रख दिया। वक्त मेरे पास बहुत कम है, बहुत संक्षेप में अरविंद मोहन जी इसका बहुत संक्षेप में जवाब, जो बार बार विपक्ष कह रहा है, आपने हे राम को जय श्री राम में बदल दिया। 1 मिनट से तुरंत आ रही हूं। संघ के साथ कहां पर है? हर चीज में संघ को खींचना। मुझे बताइए कि भाजपा का एक अपना, 1 मिनट, भाजपा का एजेंडा ऑफ गवर्नेंस है, भाजपा के साथ आए, हर चीज में संघ को क्यों खींचते हैं? यही दिखाता है इनके पास भाजपा के खिलाफ करने या भाजपा के विकास के एजेंडा को, मोदी जी के एजेंडे को ध्वस्त करने के लिए कुछ नहीं है। और अरविंद मोहन साहब, अरे हे राम को जय श्री राम में बदल दिया, पलटी मार ली। अब ये डिस्कोर्स जो विपक्ष की तरफ से चल रहा है, ये नुकसान पहुंचाएगा नीतीश को या नहीं? तो आप कंफ्यूज हैं। रूप से नीतीश कुमार ने बड़ा दांव लिया है, और ये कहना कि एजेंडा नहीं बन रहा था, लीडर कोई नहीं था, भाई आप भी घास नहीं चीर रहे हैं, आप पॉलिटिक्स में हैं, एक बड़ी पार्टी, एक बड़े प्रदेश के सरकार के मुखिया थे, आप बढ़त लेते। दूसरा फिर ये कि जो भ्रष्टाचार अगर मोदी जी पकड़ सकते हैं, वो नीतीश कुमार क्यों नहीं पकड़ सकते थे? और अब आप इस तरह से कह रहे हैं, मेरे ख्याल से जो बातें सामने आ रही हैं उससे ये लगता है कि एक दफे भी इस्तीफा इन्होंने नहीं मांगा। पार्टी प्रवक्ता शोर मचाते रहे सब, लेकिन नीतीश कुमार की तरफ से कभी इस्तीफा नहीं मांगा गया, नीतीश कुमार से की तरफ से कोई एक्शन नहीं हुआ। और दूसरा, ये सारी बात वो ऐसे बता रहे थे जैसे उधर से तो हर चीज क्रमबद्ध हो गई, लेकिन बीजेपी से दोस्ती और सरकार बनाने वाली बात वो ऐसे कह रहे थे कि जब राज्यपाल के पास गए तो जब पत्रकार आज उनसे सवाल कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि आप मुझे चिढ़ाने के लिए ये बातें कही है, लेकिन अब इनके कोई मायने नहीं है। लेकिन जनता की अदालत में सब चीजों को नाप तोल के देखा जाता है। नीतीश कुमार जो आज की तारीख में बीजेपी के साथ है और बड़ी बात कह रहे हैं कि 2019 में प्रधानमंत्री मोदी की टक्कर में कोई नहीं है। एक बहुत बड़ा समर्थन नीतीश कुमार की तरफ से पीएम मोदी और बीजेपी को। वक्त हमारे पास इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।